बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। व्यूअर्स, बहुत सारी खबरें लेकर आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। नंबर 1 पर कौन बनेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हेड कोच, इस हवाले से एक बड़ी अपडेट आ गई है। आकिब जावेद की छुट्टी होने जा रही है, जो कि ऑलरेडी हमारे इंटरिम कोच थे, और एक नया दबंग किस्म का कोच जो है वो पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप में आने लगा है, और वो भी एक फॉरेनर कोच। आखिर इस हवाले से क्या अपडेट है, तो वही दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो शदीद खराब हो गए हैं, चाहे वो सियासी लेवल पर हो या फिर वो क्रिकेटिंग लेवल पर हो। और अब एशिया कप 2025 जो कि भारत की मेजबानी में दुबई में खेला जाना है, वो खटाई में पड़ गया। आखिर रीजन क्या बना है, आप लोगों को पता है कि एक दहशतगर्दी का जो हादसा हुआ है भारत के अंदर, उसकी वजह से एक बड़ा मसला पड़ गया, जिसके वास्ते आज की इस वीडियो में बात करेंगे। फिर साथ ही साथ बात करेंगे कि अभी तक एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग में जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस है, उन परफॉर्मेंसेस के बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह को कंफर्म कर लिया है बांग्लादेश सीरीज के लिए, जो कि पीएसएल के फौरन बाद खेली जाएगी। आखिर कौन है वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तानी टीम में जगह को कंफर्म कर चुके हैं, अपनी जगह को कंफर्म कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में इस सवाल से भी करेंगे बात। मगर सबसे पहले आप लोगों को दरख्वास्त है कि अगर आप पहली मरतबा मेरे इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को लाजमी हिट करेगा। सबसे पहले व्यूअर्स, जो अब से 2 दिन पहले भारत में एक वाकया हुआ, भारतीय कश्मीर के अंदर जो वाकया हुआ, दहशतगर्दी का वाकया हुआ, उसकी सख्ती से मैं मुजम्मत करता हूं। दहशतगर्दी चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, या वो दहशतगर्दी चाहे फलस्तीन में हो, हर जगह दहशतगर्दी की मुजाहिमत हम लोग करेंगे। ऑल्दो बहुत सारे लोग जो है, जब हमारी बारी आती है तो मुजम्मत नहीं करते, लेकिन हम इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए हर जगह दहशतगर्दी का की मुजम्मत करेंगे। मैं जो फलस्तीन के एक सहाफी का ट्वीट देख रहा था, ऑल्दो इट वॉज ए वेरी हार्ट टचिंग ट्वीट। उसने कहा कि यार, जब हमारे पर बीत रही थी ना तो दुनिया की आंखें बंद थी, लेकिन अब शायद दुनिया की आंखें खुल जाए इस हादसे के बाद जो भारत में हादसा हुआ है। अब वाकई कहीं ना कहीं ये बात तो सच्ची है ना, कि जब अपने पर बीतती है तो दूसरे का भी दर्द दिखाई देता है। लेकिन अब इस वाक्य के बाद जो बगैरतियां हो रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, कि इस वाक्य को पाकिस्तान के सर पे डाला जा रहा है, मतलब इनके मुल्क में कुछ भी हो जाए, इनकी हंडिया जल जाए, इनका बाप मर जाए, इनके घर में, इनके मुल्क में दहशतगर्दी हो जाए, सबका जो मुद्दा है ना वो पाकिस्तान के ऊपर डाला जाता है कि भाई सब कुछ इनके मुल्क में पाकिस्तान करवा रहा है। मतलब इनके जो बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है वो भी पाकिस्तान करवाता है, और जो ओपनली दुनिया के सामने होता है वो भी पाकिस्तान करवाता है। ठीक है ना, इनके मुल्क का तो मामला ये चल रहा है। और मजे की बात यह है कि अपने मुल्क में आपसे दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं की गई, जिसकी हम सख्ती से मुजम्मत करते हैं, लेकिन उसका सारा मुद्दा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डालने से आप कहीं ना कहीं अपनी कम अहली ना अहली शो करवा रहे हो कि भाई साहब, आपके मुल्क में एक मुल्क जो है वो घुसकर कार्रवाई डाल गया और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई को हमने डाला है। तो ये तो एक मुद्दा हो गया जो कि मैं भारत को रिप्लाई देना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि भाई, भारत की तरफ से जो दहशतगर्दी के मामला है ना, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। ठीक है ना, आपका वो हुस्नी मुबारक उर्फ कुलभूषण यादव जो है वो आज भी हमारी जेलों के अंदर पड़ा हुआ है, और वो एक जीता जागता सबूत है कि आपका दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर आया था, फिर वो एक और आपका दहशतगर्द आया था जिसको हमने चाय पिलाकर आपको वापस किया था। ठीक है ना, तो ये मामला दुनिया से ढके छुपे नहीं है, जो आप इतने दूध के धुले बनकर हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हो। पहले अपने गिरेबान के अंदर झांको। हुस्नी मुबारक आज भी चीख कर दुनिया को बता रहा है कि कौन सी दहशतगर्दी भारत पाकिस्तान में किया करता था, और वो चाय वाला तो आज भी आपके पास है जिसको आप तंगों से नवाजते हो, दरअसल वो एक आपके लिए बहुत बड़ी बदनामी का बाइस था। तो बहरहाल व्यूअर्स, अब ये मामला तो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो स्कोर्स को सेटल कर दिया होगा मैंने, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आई हैव सेटल्ड द स्कोर्स। अब बात कर लेते हैं कि जब ये मामला हुआ है, इसके बाद जो भारत में सियासत हो रही है, भारत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जो सिंतास मुआहदा है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसको भी भारत कैंसिल करने जा रहा है। सिंतास मुआहदे को भी भारत कैंसिल करेगा, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने यह आवाज लगा दी है कि अब हम पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई क्रिकेटिंग मामलात नहीं रखेंगे। मतलब पहले आपने, ये तो वही हो गया कि पहले आपने खुद ही शादी का ऐलान किया और फिर खुद ही शादी को कैंसिल भी कर दिया। मतलब आप ऑलरेडी दुनिया ये जानती है कि भारत और पाकिस्तान आईसीसी इवेंट के अलावा एक दूसरे के मध्य मुकाबिल नहीं आ रहे, ये दुनिया जानती है। अब आपने दोबारा से ऐलान कर दिया, मतलब अगर आपके अंदर इतना दम है तो फिर आईसीसी इवेंट के अंदर बाइकआउट करके दिखाना, मतलब आईसीसी इवेंट पे रखकर दिखाना। आ रहा है ना 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा, इतनी आपके अगर इतना दम है
तो पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप से निकाल कर दिखाना, ठीक है ना, पाकिस्तान और इंडिया को ना रखना एक ग्रुप में। और इतना ही दम है किसी के अब्बा जी में, इतनी हिम्मत है, तो अगर सेमीफाइनल या फाइनल में भारत और पाकिस्तान का टाकरा हो जाता है तो आप कह देना हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ, मैं आपको तब मानूंगा, ठीक है ना। अभी ये फोकी फोकी ये शुरलियां चलाने का कोई फायदा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ तमाम जो है वो क्रिकेटिंग टर्म्स पे मामला को खत्म करते हैं। भाई कर दो, लात मारते हैं हम लोग ऑलरेडी आपके साथ जो है वो हमारी क्रिकेट जो है वो सिर्फ आईसीसी और एसीसी इवेंट्स तक ही है। अब मामलात ये हुआ है कि यार ये कहीं नहीं इनकी चलेगी, मतलब ये रोना धोना गाना बजाना कर लेंगे, लेकिन एट द एंड पता है क्या, एक जो वो छोटी बकरी होती है ना वो हमेशा जो है ना वो जाया हो जाती है। बड़े बड़े जो रेवड़ के बड़े बड़े जानवर होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन जो बकरी का बच्चा होता है ना वो अमूमन हाथ लग ही जाता है शेरों के हमले के ऊपर, या वैसे खैर शेरों का हमला नहीं है, गीदड़ों का हमला है, लेकिन बारन गीदड़ों के हमले के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। तो अब होगा क्या, आईसीसी इवेंट में भी इनका बाइकआउट की जो ये फोकी थी धमकी है ये नहीं चलेगी। इन्होंने एंड में आकर जो है ना वो हमें एक ग्रुप में भी रखना है और श्रीलंका में आकर हमसे मैच भी खेल लेना है। सेमीफाइनल आया वो भी खेल लेंगे, फाइनल आया वो भी खेल लेंगे, ठीक है। होगा क्या कि एंड में छुरी चलेगी एशिया कप के ऊपर, क्योंकि एशिया कप को भारत ऑलरेडी कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देता ओवर द ईयर। तो आप उठा के देख लो पिछले 15 से 20 साल की क्रिकेट आप उठा के देख लो, जब कभी भी भारत को एशिया कप की मेजबानी मिली है इन्होंने की नहीं है एशिया कप की मेजबानी। ये हमेशा कभी दुबई को दे देते हैं, कभी श्रीलंका को दे देते हैं, ये खुद नहीं करते मेजबानी जो एशिया कप है ना। और इनका खेलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब एक, क्योंकि आपको पता है कि एशिया से इनको नहीं फायदा होता। एशिया कप करवाने का फायदा किसको होता है, नेपाल को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, या अगर हम इनसे भी छोटे बोर्ड पे चले जाएं तो जो जितने भी छोटे छोटे एसोसिएट मेंबर हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, इन बोर्ड्स को फायदा होता है एशिया कप के करवाने से, और खासतौर से इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से, क्योंकि इनको रेवेन्यू जाता है। भारत को आपको पता है कि अपना कोई मफाद दिखाई नहीं देता एशिया कप से, तो उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा एशिया कप में नहीं होता। तो अब मामलात ये है कि जो मामला हुआ है, जो हादसा हुआ है भारत के कश्मीर के अंदर, और दहशतगर्दी का जो हादसा हुआ है, मैं फिर इसको दहशतगर्दी का हादसा कहूंगा, दहशतगर्दी का जो हादसा हुआ है इसके ऊपर भारत ने अब ये करना है कि एशिया कप जो है ना वो खटाई में पड़ जाएगा। शायद वल्लाहु आलम अभी सितंबर के अंदर जाकर एशिया कप होना है, तब तक क्या सूरत हाल होती है, शायद ये एशिया कप भी हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अल्टीमेटली मैंने जितना आसानी से कह दिया कि भारत का इतना फायदा नहीं होता, इतना बात इतनी सादा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत का बिल्कुल ही फायदा नहीं होता, क्योंकि आप ये चीज याद रखो कि आईसीसी इवेंट के अंदर तो फिर भारत और पाकिस्तान का एक टाकरा होता है, लेकिन एशिया कप के अंदर तो पाकिस्तान और इंडिया का 2 टाकरे तो लाजमी होते हैं, और अगर फाइनल तक पहुंचे तो 3 टाकरे भी हो सकते हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक कभी इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल नहीं हुआ। वैसे ये भी अपने आप में हैरानगी की बात है, हर 2 साल बाद एशिया कप होता है, तकरीबन कोई 15, 16 या 20 अगर मैं गलत तो यूं तो एशिया कप के इवेंट्स हो चुके हैं, 15-16 तो हो चुके हैं, और आज तक इंडिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल में नहीं टकराए हैं। मतलब ये भी अजीब बात है, हालांकि टोटल 4 ही तो मुल्क होते हैं, उन 4 में से भी इन दोनों का फाइनल नहीं हो पाता। तो ये तो एक मामला हो गया कि अब एंड में छुरी जो है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो एशिया कप नहीं चलेगी, एशिया कप शायद कैंसिल भी हो जाए और शायद ना भी हो। ये अब मैंने आप लोगों को एक मामला बड़ा तफसील के साथ बता दिया। अब आ जाते हैं पाकिस्तानी टीम के हेड कोच को लेकर। पाकिस्तान के हेड कोच आपको बताया इंटरिम कोच थे, हेड कोच आकिब जावेद को लगाया गया था। जब ये आए थे तो बड़े गाने बजाने धूमधाम के साथ आए थे कि जी पिचेस का भी मामला इन्होंने चेंज कर दिया, इन्होंने फार्मूला भी बता दिया कि पाकिस्तान घर में कैसे जीतेगा। लेकिन वही होता है ना कि वो जब ओले पड़ते हैं तो फिर सबसे पहले जो है ना वो गंजों का ही सर जो है ना वो जद में आता है, आपको पता ही है। तो वो बंदा जिसको आप लोगों ने ऑल एंड ऑल बुलाया बता, जब चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी टीम ने अच्छी कारकर्दगी नहीं दी, फिर न्यूजीलैंड में जाकर आपकी टीम को, यंग टीम को मार खानी पड़ी, तो अब आकिब जावेद की जो कोचिंग है वो तो खत्म हो चुकी है। अब आकिब जावेद जो कि ऑलरेडी इंटरिम कोच थे, अब उनको दोबारा से एनसीए भेजा जा रहा है, एनसीए का हेड कोच बनाया जा रहा है आकिब जावेद को, जबकि जो पाकिस्तानी टीम का हेड कोच है ना वो बनने जा रहे हैं द वन एंड ओनली माइक हैसन। जी हाँ दोस्तों, वही माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, वही माइक हैसन जिनकी कोचिंग के अंदर 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल अपने नाम कर चुकी है, और वही माइक हैसन जिनकी कोचिंग में इस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 में से 5 मैचेस जीतकर ऑन टॉप है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। इन माइक हैसन जो कि न्यूजीलैंड की भी कोचिंग कर चुके हैं और लंबे समय तक न्यूजीलैंड की कोचिंग कर चुके हैं, आरसीबी के साथ भी अटैच रह चुके हैं, भारत की जो फ्रेंचाइज है। अब माइक हैसन पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बनने जा रहे हैं, एंड इट इज ऑलमोस्ट कंफर्म, मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है। अब एक ही जो राह में रुकावट दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जब 2024 में हमने जेसन क्लेस्पी और उसके साथ साथ जो गैरी कर्स्टन है इनको जब कोचेस बनाया था अपनी टीम का, तो उस टाइम पर भी माइक हैसन से राब्ता किया गया था, लेकिन उस टाइम पर माइक हैसन ने कोई अपनी प्राइवेट निजी मसरूफियात को बताकर
माजरत कर ली थी। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था, मतलब अभी तक जितने भी कोच पाकिस्तान का कोच बनने से मना करते हैं ना, वो हमारे मामलात के ऊपर उंगलियां उठाते हैं जी कि आपके मुल्क में ये मसला है, ये मसला है, आपके मुल्क में कोई हुकूमत का नहीं पता होता, कभी कोई होती है कभी कोई होती है, आपके मुल्क में पैसों के मामलात का नहीं पता होता। मतलब तमाम कोचेज ने आपके पास इल्जाम लगाकर आपको मना किया। लेकिन माइक हैसन वो कोच है जो कि पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उसको काम करने में मसला नहीं है। तो अब लग यही रहा है कि अगर उनकी दोबारा से कोई निजी मसरूफियात नहीं होती। अच्छा, पिछले साल जो उन्होंने मना किया था ना पाकिस्तान का कोच बनने से, उसके पीछे एक और रीजन मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे वो थे आरसीबी के कोच। तो उनको ये लगता था कि मेरा आरसीबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना चला जाए, अगर मैं पाकिस्तान का कोच बनूंगा, जाहिर सी बात है फिर उनको आरसीबी की कोचिंग तो छोड़नी पड़ती। लेकिन अब हुआ यह है कि अब वो आरसीबी के कोच भी नहीं रहे हैं, तो लग ऐसा ही रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली माइक हैसन जो है वो पाकिस्तानी टीम के नए हेड कोच बन जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का। अभी तक सीजन जारी है, यहाँ पे धमाकेदार परफॉर्मेंसेज आ रही है। हसन अली ने यार इतनी कमाल की बॉलिंग की ना कि दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा है 2017 वाला हसन अली जो है एक बार फिर से जिंदा हो गया। फखर जमान जो कि इंजर्ड थे लेकिन पीएसएल में वापस आए हैं और लाहौर कलंदर के रूहे रवां बने हुए हैं। फखर जमान मतलब लाहौर कलंदर जो मैच जीत रहे हैं ना, अभी तक 2 मैच जीते हैं लाहौर कलंदर ने और दोनों मैचेस में फखर जमान की 50 आई है, एक में 67 और एक में 76। तो फखर जमान तो लाहौर कलंदर के लिए धूम धड़क्का कर रहे हैं। तो फखर जमान की भी जगह ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज के लिए। हसन अली की जगह कंफर्म हो चुकी है, ये बड़ी मजेदार बात है। अब से पहले हसन अली जब टीम में आते थे तो लोग कहते थे कि बॉब्जी द किंग की चापलूसी कर हसन अली पाकिस्तानी टीम में आए हैं, लेकिन बड़े अरसे के बाद जो है ना हसन अली परफॉर्म कर दबंग एंट्री करने जा रहे हैं पाकिस्तानी टीम के ना। उसके साथ साथ साहिबजादा फरहान अनदर प्रॉमिसिंग टैलेंटेड क्रिकेटर, जिसके हवाले से मैंने बहुत आवाज उठाई है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जितनी मैंने साहिबजादा फरहान के लिए बात की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उतनी शायद ही किसी ने की हो। तो साहिबजादा फरहान की भी पाकिस्तानी टीम में वापसी होने जा रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज है उसके अंदर। उसके साथ साथ जो एक और बड़ा जबरदस्त नाम आपको दिखाई देगा, अच्छा जो एक और साइम अयूब की वापसी हो जाएगी, ठीक है ना। साइम अयूब भी इंजर्ड थे, साइम अयूब की वापसी हो जाएगी। अब लोग बात करें कि क्या यासिर खान की पाकिस्तानी टीम में वापसी हो सकती है। वही यासिर खान जो कि अभी तक मुल्तान सुल्तान के लिए 2 मैचेस खेले और धमाकेदार, एक में तो 87 रनों की बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, दूसरे मैच में भी अच्छी इंपैक्टफुल इनिंग 32 रनों की खेली थी। अच्छा बाय द वे यासिर खान जो है ना वो यासिर नाम की लाज रख रहे हैं, मैं ये तो बात बोलूंगा, क्योंकि यासिर खान जो है वो आपको पता है पाकिस्तानी टीम में जितने भी यासिर नाम के क्रिकेटर आए हैं ना, वैसे मेरा अपना नाम भी यासिर है, लेकिन जितने भी यासिर नाम के क्रिकेटर्स आए हैं ओवर द ईयर्स उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। हम शुरुआत करेंगे यासिर हमीद से, डेब्यू की टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स करे सेंचुरी, फिर यासिर अराफात, फिर यासिर शाह, मतलब क्या ही वो गेंदबाज था यासिर शाह, गुमनामियों के अंधेरों में डूब गया अपने एंड के कैरियर के ऊपर जाकर, और अब यासिर खान। तो ये 4 मैंने क्रिकेटर्स बताए हैं यासिर नामी जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर आए हैं और चारों ने ही ऑल ओवर द वर्ल्ड नाम कमाया है। तो भाई साहब यासिर नाम में दम है। और अब ये यासिर खान, लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेगा। मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीम के इतने सारे ओपनर हैं, फखर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। ऑल तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान होंगे या नहीं होंगे इस पर बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन ओपनर्स बहुत सारे हैं। अब उसके अंदर आप यासिर खान को भी डालेंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता। तो ये यासिर खान के बारे में। उसके साथ साथ जो एक और गेंदबाज अली रजा, डोमेस्टिक में बड़ी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अंडर 19 के बॉलर हैं, लोग कह रहे हैं कि इनकी भी वापसी होनी चाहिए। अब वापसी नहीं, डेब्यू होना चाहिए। 17 साल इनकी उम्र है और कमाल के गेंदबाज हैं अली रजा, तो शायद ये भी पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो शादाब खान एक ऐसा नाम है जो कि T20 टीम में आपकी जगह बनाएगा। और शादाब खान के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी टीम के बहुत जल्द T20 फॉर्मेट के कप्तान भी बन जाएंगे। खास तौर पर अगर तो माइक हैसन आपकी टीम के कोच बन गए ना, तो माइक हैसन आपको पता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है शादाब खान, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इतना शानदार है कि 10 लगातार मैचेस तो अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीतकर पीएसएल का रिकॉर्ड बना दिया। पीएसएल की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अगर माइक हैसन हमारी टीम के कोच बन गए तो हो सकता है कि शादाब खान ना सिर्फ आपकी टीम में तो आएंगे, वो तभी खैर पिछली सीरीज के अंदर भी आपकी टीम के अंदर थे, लेकिन कोच भी बन जाएंगे शादाब खान। तो ये एक जबरदस्त बात है। उसके साथ जिन जिन प्लेयर्स की छुट्टी होने जा रही है उसमें राना फहीम अशरफ का नाम दिखाई दे रहा है। खुशदिल शाह की शायद ना छुट्टी हो, खुशदिल शाह जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन राना फहीम अशरफ की छुट्टी हो जाएगी। इवन वो जो आपका एक जो बल्लेबाज आया था हसन नवाज, जिसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी, सेंचुरी मारी थी, फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी, अभी तक पीएसएल में कुछ नहीं कर रहे, उनकी छुट्टी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो आपका बॉलिंग है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की, यार मुझे समझ नहीं आ रही कि ये आपकी टीम में जगह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपकी गेंदबाजी में जब हसन अली की वापसी हो रही है,
अली रजा का डेब्यू हो सकता है। तो शाहीन अफरीदी और हसन जो हारिस रऊफ है ना, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। लगता यही है कि इन दोनों को अभी लंबे अरसे तक पाकिस्तानी टीम से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नए जो पाकिस्तान का टैलेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यार शाहीन अफरीदी की अभी तक आप पीएसएल में परफॉर्मेंस उठा के देखें, अच्छी गई है, जबरदस्त गई है। हारिस रऊफ इससे पहले आपकी टी20 टीम से ड्रॉप नहीं हुए थे, जबकि शाहीन अफरीदी तो ड्रॉप भी हुए थे, लेकिन हारिस रऊफ की यहाँ पीएसएल में थोड़ी खराब परफॉर्मेंस जा रही है। अब आई डोंट नो आगे चलकर क्या होता है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट जो है वो मुझे पीएसएल में दिखाई दे रहा है। खासतौर से स्पिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करें तो वो जो एक पेशावर ज़ल्मी के स्पिनर खेल रहे हैं, उनका मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ, काफी अच्छे लेग स्पिनर हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं। इमाद वसीम की यार इस टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमाद वसीम तो आपको पता है रिटायरमेंट ले चुका है, नहीं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इमाद वसीम भी शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश के दौरे के लिए काफी हद तक अपनी जगह को कंफर्म कर लिया। अब आप लोगों की क्या राय है? बांग्लादेश का दौरा नहीं, सॉरी, बांग्लादेश पाकिस्तान में आएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान की 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। याद रहे मई के महीने के अंदर ही, इसी महीने जब पीएसएल का इख्तिताम होगा तो पीएसएल के फौरी बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ जाएगी और 5 टी20 मैचेस की सीरीज होगी, जो कि एशिया कप की तैयारियों के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट सीरीज साबित हो सकती है। आप लोगों की इस सवाल से क्या राय है? आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।